आज का टॉपिक है हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, क्लास 9th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 12। इससे पहली वीडियो में हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन किया था, जिसमें मैंने आपको स्टैटिस्टिक्स डेफिनेशन, डाटा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी टेबल, क्लास इंटरवल, क्लास विड्थ, क्लास मार्क, बहुत सारी चीज़ें बताई थी। ठीक है, और अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं। जो हमारा चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स क्लास 9th न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक्सरसाइज में दी हुई है 12.1, जिसमें ग्राफ वाले क्वेश्चन है। तो एक इंट्रोडक्शन वीडियो हमने पहले बनाई थी, जिन्होंने वो नहीं देखी है अभी, वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक बार लिंक पर जाकर पहले उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें जो वहाँ अब भी यूज होंगी, आगे भी यूज़ होंगी, वहाँ बताई गई हैं। और अब हम शुरू करते हैं अपने जो मेन टॉपिक हमारा क्लास 9th का है, मगर वो भी मेन ही है जो हमने पहले शूट किया था, वो भी टॉपिक मेन ही है। अब है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो डाटा क्या होता है ये मैंने आपको सब कुछ बता दिया है पहले। अब है अच्छा ग्राफ डाटा का जो रिप्रेजेंटेशन है, ये मैं पहले बता चुका हूँ कि रिप्रेजेंटेशन हम इसको कई तरह से कर सकते हैं, टेलीमार्क, मीन, मिडन मॉड की तरह से। अभी हम स्टडी करेंगे ओनली ग्राफिकल फॉर्म में कि ग्राफिकल इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी डाटा को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, किसी डाटा को ग्राफिकल रिप्रेजेंट करने के कई मेथड स्टैटिस्टिक्स में होते हैं। पाई चार्ट आपने बनाया है पहले, पाई चार्ट, पाई डायग्राम की बात होती है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास जो अब क्लास 9th में बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के बाद एक होता है फ्रीक्वेंसी कर्व, जो अभी सिलेबस में नहीं है फिलहाल। फिर एक होता है कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, वो भी फिलहाल सिलेबस में नहीं है, और भी बहुत सारे होते हैं। तो फिलहाल हमारे 9th क्लास के सिलेबस में ओनली तीन मेथड हमें दिए हुए हैं। वी स्टडी द फॉलोइंग 3 ग्राफिकल वेज बाई विच द डाटा कैन बी रिप्रेजेंटेड। अब हम यहाँ पर डाटा को रिप्रेजेंट करने के ओनली 3 मेथड को हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं, जिनमें से पहला है बार ग्राफ, दूसरा है हिस्टोग्राम। तो जब मैं हिस्टोग्राम को बताऊंगा उसके बाद तब बताऊंगा कि हिस्टोग्राम 2 तरह का बनता है, यूनिफॉर्म विड्थ में और वेरिंग विड्थ में, जिसमें क्लास इंटरवल की विड्थ एक जैसी होगी। यूनिफॉर्म विड्थ होगा 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, यूनिफॉर्म क्लास इंटरवल विड्थ होगी। और एक होगी वेरिंग विड्थ, जिसमें विड्थ अलग अलग होगी। तो कैसे बनेगा वो मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगा। तीसरा आएगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ठीक, तो पहले पढ़ लेते हैं थोड़ा सा हम अभी बार ग्राफ के बारे में। बार ग्राफ, देखो बार ग्राफ क्या है। देखो बार ग्राफ की डेफिनेशन तो एग्जाम में नहीं आएगी, कोई नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन फिर भी पता हो, हम जब मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा तो वहाँ पे मैं डिटेल में जब क्वेश्चन आपको समझाऊंगा, तो अभी ग्राफ पेपर पर तो बार ग्राफ ठीक से तो आपको वही समझ में आएगा। फिर भी एक छोटा सा मोटा मोटा अंदाजा ले लेते हैं कि एक्चुअल में हम बार ग्राफ बनाते टाइम करने क्या वाले हैं, बार ग्राफ होता है क्या। फिर भी कोई पूछ बैठे हुए बार ग्राफ क्या होता है, तो आपको पता तो हो थोड़ा थोड़ा कि उसको हम डिफाइन कैसे करते हैं कि बार ग्राफ होता क्या है। देखो बार ग्राफ सिंपल सी बात है, जैसे कि अगर कभी कभी आप लोग कोई मैच अगर देखते हो टीवी में, तो कभी कभी दिखाते हैं ना कि जैसे कि मैच आएंगे, मान लो कभी मैच चल रहा है, तो एक बार ग्राफ बनता है कि जो 0 से 10 पहले ओवर से लेकर जो 10 ओवर तक किसी टीम ने बैटिंग कर ली है, मान लो पहले ओवर से लेके 10 ओवर तक किसी टीम ने बैटिंग कर ली है। तो हमने क्या किया, ये तो हो गया पहला ओवर हमारा, ये दूसरा ओवर, ये हमारे पास मान लो 8 ओवर तक की बात कर रहा हूँ, फिलहाल 8 ओवर तक की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और अगर हम इन 8 ओवर की बात करते हैं और ये बनते हैं मान लो रन, किसी टीम ने, ये यहाँ पे हमने रन को रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो कुछ डिटेल में समझ में आएगा आपको कहाँ पर, जब मैं आपको ग्राफ बनवाऊंगा, ग्राफ पेपर पर ही समझ में आएगा। इसमें एक अंदाजा ले रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ पर समझ में नहीं आने वाले आपको, ये समझ में आपको कहाँ पर आएंगे, ग्राफ पेपर पर ही आएंगे। ठीक, ये ओवर्स हैं और ये रन्स हैं। तो एक थोड़ा सा, हाँ ठीक है, ये जो, क्योंकि मैंने इसको देखो अभी केवल एक रफ आइडिया ले रहा हूँ, ठीक है, रफ स्केच है। मान लो पहले ओवर में ये रन मैंने मान लिया है कि 1 रन, 2 रन, 3 रन, 4 रन, 5 रन, 6 रन, ज़्यादा भी सकते हैं, कुछ भी सकते हैं, हम एक आइडिया ले रहे हैं। मान लो किसी टीम ने पहले ओवर में बनाए ओनली 2 रन, तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे। फिर दूसरे ओवर में बनाए उसने 5 रन, तो उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट एक बार बना देंगे। तीसरे ओवर में बना है 7 रन मान लो, तो ऐसे बना देंगे। चौथे ओवर में मान लो 1 रन बना, तो ऐसा हो जाएगा, एक तक क्या है मतलब। 5 ओवर में 6 रन बने हैं, तो इस तरह से बन जाएगा। 6th ओवर में 3 रन बने हैं, तो 3 के हेड देख लेंगे हम यहाँ पर ऐसे। 7वें ओवर में भी 7 रन बने मान लो, तो ऐसे। 8वें ओवर में कोई रन नहीं बना, तो बस है कहीं। तो इस तरह का एक रिप्रेजेंटेशन, एक तरह का एक जो रिप्रेजेंटेशन हो, जिसमें हम ये बार बना रहे हैं और बार के बीच में गैप होगा, बार के बीच में क्या होगा, गैप होगा। इसको बोलते हैं हम बार डायग्राम या बोलते हैं बार ग्राफ। ठीक है,
तो ये एक रफ स्केच है, सिर्फ समझने के लिए, थोड़ा सा अपने मन में एक इमेज को सेट कर लो कि भाई बार ग्राफ बनेगा कैसे देखने में। ये बिल्कुल यही एकदम आप कह लो ये तो आपने गलत कर दिया, ये गलत है, ये सिर्फ रफ स्केच बना रहा हूँ, अपने माइंड में एक इमेज सेट कर लो इसकी कि बार ग्राफ देखने में कुछ कुछ ऐसा ऐसा होने वाला है जब हम आपको क्वेश्चन कराएंगे एनसीईआरटी के बुक के, और वो हम ग्राफ पेपर पर ही सोल्व करेंगे डायरेक्ट, क्योंकि वो बोर्ड पर नहीं होंगे, स्मार्ट बोर्ड तो देखो है नहीं। तो बार ग्राफ क्या होगा, इट इज़ ए पिक्टोरियल, पिक्टर मतलब पिक्चर, पिक्चर के जैसा, इट इज ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन विच रेक्टेंगुलर बार्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ, जो रेक्टेंगुलर में ये जो बार बनाए हैं ये रेक्टेंगुलर शेप के तो हैं, और यूनिफॉर्म विड्थ के हैं, जितनी इसकी विड्थ है इतनी ये वाली विड्थ है, इतनी ये वाली, इतनी ये वाली। तो ये जो विड्थ की बात कर रहे हैं ना, ये विड्थ है, ये विड्थ सब में क्या हम क्या रखेंगे, यूनिफॉर्म विड्थ रखेंगे जब हम ग्राफ बनाएंगे ग्राफ पेपर पर, तो ये विड्थ हमको यूनिफॉर्म रखनी होगी। तो इट इज ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन विच रेक्टेंगुलर बार्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ आर ड्रॉन विद इक्वल स्पेसिंग बिटवीन देम ऑन द एक्स एक्सिस। तो बार्स के बीच में इक्वल डिस्टेंस रखेंगे, बार बनेंगे एक्स एक्सिस पर, दोबारा सुन लो, बार के बीच में इक्वल डिस्टेंस रखेंगे, बार बनेंगे एक्स एक्सिस पर, और उनकी जो विड्थ होगी वो भी यूनिफॉर्म होगी। तो ये लिखा है पहले लाइन में कि इट इज ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन विच रेक्टेंगुलर बार्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ आर ड्रॉ विद इक्वल स्पेसिंग बिटवीन देम ऑन द एक्स एक्सिस। ओके, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज शोन ऑन वाई एक्सिस, जो वैल्यू है वेरिएबल की, यहाँ पर हमने बात की है रन की, तो यहाँ पर रन जो है वो वेरिएबल है कि 1 रन बन रहा है, 2 रन बन रहे हैं, जितने रन बन रहे हैं उसको कहाँ पर शो करने वाले हम लोग, वाई एक्सिस पर। तो द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज शोन ऑन वाई एक्सिस, द हाइट्स ऑफ द बार डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, जितनी वेरिएबल की वैल्यू उतनी ही बार की हाइट। तो ये लिखा है कि द हाइट ऑफ द बार्स डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। ए बार ग्राफ प्रोवाइड्स ए विजुअल डिस्प्ले, ए बार ग्राफ हमको क्या देता है एक्चुअल में, बार ग्राफ से हमको किसी भी डाटा का एक विजुअल डिस्प्ले मिल जाता है कि देख के ही हम पता लगा देते हैं। हम इस चीज़ को एक टेबल में भी बन सकते हैं ना, फ्रीक्वेंसी टेबल में, कि पहले ओवर में 2 रन बने, दूसरे ओवर में 5 रन बने, तीसरे ओवर में 7 रन बने, इस तरह भी लिख सकते हैं। उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मान लो मैं इसी डाटा को अगर इस तरह से आपके सामने पेश करता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं ओवर, यहाँ लिख देता हूँ मैं कितना रन, ठीक है ना, ओवर और रन। तो पहले ओवर में बने हैं 2 रन मान लो, दूसरे ओवर में बने हैं 5 रन, इस तरह से कुछ, तीसरे ओवर में कितने बने हैं 7 रन। तो अगर हम डाटा को इस तरह से दिखा रहे हैं तो उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और जब हम डाटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं बार ग्राफ, तो क्या होता है, ए बार ग्राफ प्रोवाइड्स विजुअल डिस्प्ले फॉर कंपेयरिंग क्वांटिटीज इन डिफरेंट कैटेगरी। इस कैटेगरी को डिफरेंट तरीकों से पेश करने के लिए समझाने के लिए हमने बार ग्राफ का यूज करना पड़ता है। तो ठीक है, ये मैंने आपको बार ग्राफ का एक ये एग्जाम्पल मैंने अपने थोड़ा गलत लिखा गया, यहाँ का नहीं है, छोड़ दो उसको। तो जो बार ग्राफ का मैंने होता क्या है, थोड़ा सा इमेज आपके मन में आ गई होगी। और अगर कोई पूछ ले, कभी लिखनी पड़ जाए, तो बार ग्राफ की आपके पास एक कम से कम 3-4 लाइन की इन वर्ड्स में एक डेफिनेशन भी आ गई। तो ये बार ग्राफ की डेफिनेशन है, ये बार ग्राफ का एक स्केच है, कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो ये नोट कर लेंगे आप लोग। अभी हम देखते हैं पहले हिस्टोग्राम कैसे बनेगा, कुछ ऐसे बताऊंगा उसको भी, और फिर हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ठीक। तो पहले इसको नोट करो एक बार। अब देखते हैं हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम क्या होता है, तो वैसे तो देखो पूरी डिटेल पता चलेगी हिस्टोग्राम जब हम ग्राफ पेपर पर बनाएंगे ना, जब हम एक्सरसाइज सोल्व करेंगे तभी हमको पता चलेगा कि एक्चुअल में हिस्टोग्राम क्या होता है। फिर भी हम थोड़ा सा एक छोटी छोटी डेफिनेशन पे बता रहा हूँ आपको कि हिस्टोग्राम की बनता कैसे है और ये होता क्या है, इसको हम क्या शो करते हैं एक्चुअल, ठीक है। तो हिस्टोग्राम की आप डेफिनेशन कह लो या फिर इसका एक्सप्लेनेशन कह लो, कुछ इस तरह से होगा कि ए हिस्टोग्राम इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एक हिस्टोग्राम जो है वो एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। हिस्टोग्राम जो होता है, जो हम हिस्टोग्राम बोल रहे हैं, वो एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज द फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन लाइक द बार ग्राफ। ये जो रिप्रेजेंटेशन होगी एक बार ग्राफ के जैसी ही होगी कुछ। दिस इज ए फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन लाइक ए बार ग्राफ। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बार ग्राफ बताया है ना, उसको जैसे कुछ होगा। बट इट यूज्ड फॉर कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल। लेकिन इसको हम यूज करेंगे कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल में। इसका मतलब क्या है, मैं अभी आपको थोड़ा सा बताऊंगा, अभी एक रफ फिगर बना के बताऊंगा कि कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल में इसको कैसे यूज करते हैं, वो भी बताया जाएगा आपको अभी। और बाकी तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा ही आपको।
कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे लिखे गए हैं जिनको नोट रखना है, ध्यान रखना है, और उससे ही हम उसको हिस्टोग्राम को बनाएंगे। नंबर 1, रिप्रेजेंट द क्लास बाउंड्रीज। जो क्लास की बाउंड्रीज होंगी, जैसे कि इंटर होता है ना 0 to 10, तो 0 और 10 इनको बोलते हैं बाउंड्रीज। रिप्रेजेंट द क्लास बाउंड्रीज अलोंग द एक्स एक्सिस। क्लास बाउंड्रीज को रिप्रेजेंट करेंगे एक्स एक्सिस पर टू अवॉइड द गैप्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए हिस्टोग्राम। और जो बीच में गैप्स होते हैं ना, गैप्स, जैसे हमने बार ग्राफ में पहले एक बार बनाया, फिर गैप रखा, फिर बार बनाया, इसमें गैप्स नहीं रखेंगे हम लोग। तो ये कुछ इस तरह से बनता है। जब मैं आपको बनवाऊंगा तब पता चलेगा आपको इसको कि इस तरह से, कि पहला बनेगा इस तरीके से, फिर दूसरा बनेगा इस तरीके से, कुछ तीसरा बनेगा ऐसे, जो भी हमको मेजरमेंट्स दे रखी होंगी उसके अकॉर्डिंग इस तरह से ये बनता है। कौन? हिस्टोग्राम। बार ग्राफ में क्या था? बार ग्राफ में ना यही रेक्टेंगल स्पेस, बार ग्राफ में क्या होता है कि यही जो रेक्टेंगल बनाते हैं ये बनाते हैं स्पेस छोड़ के बीच में। पहला बनाया, स्पेस छोड़ा, दूसरा बनाया, स्पेस छोड़ा, तीसरा, इस तरह से। लेकिन हिस्टोग्राम में क्या बताया मैंने? विदाउट गैप। रिप्रेजेंट द क्लास बाउंड्रीज अलोंग द एक्स एक्सिस टू अवॉइड द गैप्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम का कंस्ट्रक्शन करते समय गैप्स को अवॉइड करना है, गैप्स नहीं रखना है, इस तरह बनाना है, ठीक है। रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसीज अलोंग वाई एक्सिस। फ्रीक्वेंसीज को हम रिप्रेजेंट करेंगे वाई एक्सिस पर, ये बात नोट कर लेना आप। कंस्ट्रक्ट रेक्टेंगल विद बेस अलोंग एक्स एक्सिस एंड द हाइट अलोंग वाई एक्सिस। जो भी हम रेक्टेंगल बनाएंगे इनका जो बेस होगा वो एक्स एक्सिस के अलोंग रखेंगे और हाइट रखेंगे वाई एक्सिस के अलोंग। ये मतलब इस बात का, ठीक। तो ये 3 पॉइंट थोड़ा सा इसका एक स्केच को समझने के लिए काफी है। नंबर 1 क्या था? रिप्रेजेंट द क्लास बाउंड्रीज अलोंग द एक्स एक्सिस टू अवॉइड द गैप्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए हिस्टोग्राम। सेकंड है रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी अलोंग वाई एक्सिस। फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करेंगे हम वाई एक्सिस पर, वो तो मैं आपको ग्राफ में बताऊंगा ही। और तीसरा क्या होगा? कंस्ट्रक्ट रेक्टेंगल विद बेस अलोंग एक्स एक्सिस एंड हाइट अलोंग वाई एक्सिस, ठीक। नोट दैट, यहाँ पर ये बात नोट रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, जिसके ऊपर एक क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार, तो एमसीक्यू, वन वर्ड वगैरह में, केस बेस वगैरह में, असर्शन रीजन में। क्या कि नोट दैट द एरिया ऑफ ईच रेक्टेंगल शुड बी प्रोपोर्शन टू द रेस्पेक्टिव क्लास फ्रीक्वेंसी। नोट दैट द एरिया ऑफ ईच रेक्टेंगल, जितने भी रेक्टेंगल होंगे ना, जितने भी रेक्टेंगल्स होंगे, इसका जो मान लो कि ये रेक्टेंगल है, इसका जो एरिया होगा और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, ऐसे ही दूसरा रेक्टेंगल होगा और दूसरी फ्रीक्वेंसी होगी। तो हर रेक्टेंगल का एरिया अपनी फ्रीक्वेंसी के साथ प्रोपोर्शनल होता है सबके साथ, ठीक। इसको मैं भी आपको एक एग्जांपल भी दूंगा यहीं पर अभी। तो फिलहाल याद रखना कि नोट दैट द एरिया ऑफ ईच रेक्टेंगल, सभी रेक्टेंगल्स का एरिया शुड बी प्रोपोर्शन टू द रेस्पेक्टिव क्लास फ्रीक्वेंसीज, ठीक। अब कभी कभी क्या होगा कि हिस्टोग्राम, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी पहले एक हेडिंग लिखवाया था, हिस्टोग्राम 2 तरह के वहाँ पर बनेंगे। एक तो बनेगा यूनिफॉर्म विड्थ क्लास इंटरवल में, जिसमें क्लास इंटरवल की विड्थ यूनिफॉर्म हो, और एक बनेगा वेरिंग विड्थ में, जिसमें क्लास इंटरवल जो है वो अलग अलग डिफरेंस के हो। तो इन द हिस्टोग्राम व्हेन द एरियाज ऑफ रेक्टेंगल आर नॉट प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसीज, जब रेक्टेंगल का एरिया फ्रीक्वेंसी के साथ प्रोपोर्शनल ना हो, दैट इज, या फिर ये कह लो क्लास विड्थ इज वेरिंग, जब क्लास विड्थ अलग अलग हो, जब क्लास विड्थ यूनिफॉर्म ना हो, तब हमको फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करना पड़ता है। देन फ्रीक्वेंसी शुड बी एडजस्टेड, और एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेटेड एज, फॉर्मूला याद रखना ना, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होगा मिनिमम क्लास साइज अपॉन क्लास साइज इनटू फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास, ठीक। देखो एक्चुअल बात क्या है कि वैसे तो मैं इस सब चीज़ को आपको यहाँ पर बताना लगभग बेकार सा ही है, क्योंकि ये सब कुछ ग्राफ में मैं यहाँ पर इसको एक्सप्लेन कितना भी करूँ, जब तक आप इसके ऊपर एग्जाम्पल देखोगे ना कुछ समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ तो मैं केवल इसको एक थ्योरी बता रहा हूँ, जहाँ पर आप थोड़ी नोट कर सकें, अपना एक नोट्स बनाने के लिए थोड़ी मेंटेन कर सकें। ये सब चीज़ें मैं दोबारा रिपीट करूँगा जब मैं आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन कराऊंगा ना, तो इन एक एक बातों का आपको मैं मतलब बताऊंगा, ठीक। उस वक्त में, जिस वक्त मैं एक्सरसाइज में क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको इससे अगली वीडियो में, उस वक्त मैं आपको बोलूँगा कि भाई ये अपने नोट्स वाला जो आपने कॉपी पे लिखा था इसको जगह खोल कर रखो, और मैं भी खोल लूँगा अपने पास में, क्योंकि उस वक्त मैं केवल कैमरा रखूँगा ग्राफ पेपर के ऊपर, ठीक है। और फिर आपको मेरी केवल आवाज़ सुनाई देगी और मैं ग्राफ बनाता हुआ दिखाई दूंगा उसके अंदर आपको, बाकायदा ग्राफ पेपर के ऊपर ही। तो उस वक्त मैं जब एक हिस्टोग्राम बनाऊंगा, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन करूँगा, तो वहाँ पर ना मैं आपको इन सभी पॉइंट्स का मीनिंग बाकायदा बताऊँगा। तो यहाँ पर मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि आप फिलहाल इनको यहाँ से एक बार बस नोट कर लें अपने पास। मैंने उनको एक्सप्लेन भी कर दिया है, इसको नोट कर लेंगे। जिस वक्त मैं ग्राफ बनाऊँगा हिस्टोग्राम का, क्योंकि बोर्ड पर नहीं बनेगा ग्राफ, वो ग्राफ पेपर पर ही बनेगा मोर एक्यूरेसी से,
तो उस वक्त मैं इसको पूरा डिटेल में आपको वहीं पर समझाऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल आप इसको नोट कर लेंगे और ये फॉर्मूला जरूर याद रख लेना कि जब क्लास इंटरवल वेरिंग कर रहे हो, जब क्लास विड्थ वेरिंग कर रही है, क्लास विड्थ अलग अलग आ रही हो, तो फ्रीक्वेंसी हम एडजस्ट करेंगे। कैसे? एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हम ये लगाएंगे। मिनिमम क्लास साइज कहाँ से लेना है, क्लास साइज कहाँ से लेना है, फ्रीक्वेंसी कहाँ से लेनी है, कैसे लेनी है, कैसे यूज करना है, कोई प्रॉब्लम मत लो, टेंशन मत लो। जब मैं आपको ग्राफ में इसको बनवाऊंगा तब आपको मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगा बहुत आसानी के साथ, ठीक। तो इसको फिलहाल नोट कर लेंगे और बाकी हम देखेंगे। पहले एक और रह गया है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, उसके बाद हम तुरंत चलते हैं साइज में अपनी। अब देखते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो हिस्टोग्राम के बाद आता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्राफ इसका जो बनाएंगे हम लोग। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन होता क्या है, कैसे बनेगा। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है किसी भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो इट इज़ ए फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हेडिंग डालेंगे, इट इज़ ए पॉलीगन ड्रॉ व्हेन द डाटा इज कंटिन्यूअस एंड वेरी लार्ज। जब डाटा कंटिन्यूअस इंटरवल दिया हुआ हो और डाटा बहुत बड़ा हो तब हम बनाते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। मतलब ऐसा कुछ नहीं है, वो तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है अगर कि हमको हिस्टोग्राम बनाना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है, लेकिन बड़े और लार्ज डाटा को क्या कहते हैं कि शो करने के लिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का यूज किया जाता है, ठीक है। और देयर आर टू मेथड्स ऑफ ड्रॉ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को ड्रॉ करने के हमारे पास यहाँ पर दो मेथड्स हैं जिनके बारे में आपको ही बता रहा हूँ। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया था और फिर से बता रहा हूँ कि ये सिर्फ एक लिखने के लिए कुछ है हमारे पास कि डेफिनेशन नहीं बोलेंगे कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को एक तरह से हम डिफाइन कर रहे हैं, सब कुछ समझ लो, एक्सप्लेन कर रहे हैं। और ये दो तरह का होता है, बिल्कुल एक्यूरेसी से समझ में आएगा जब हम इसको बनाएंगे ग्राफ के पेपर पर। तो फिलहाल आपका काम क्या है, सबको नोट करना, सिर्फ नोट कर लो उसको एक बार। जब मैं आपको ग्राफ पेपर में सब समझाऊंगा तो उसमें आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हम लोग देखो दो तरह का बनाएंगे, यहाँ पर बहुत ध्यान से समझ लेना क्योंकि काफ़ी बच्चों को फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने में दिक्कत आती है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें इसमें आती हैं। और कई बार तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना बच्चे सीख जाते हैं, मतलब उनको लगता है ऐसा कि हाँ हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना आ गया, क्योंकि काफ़ी समझने में कुछ कमी रह जाती है बच्चों के। तो बिल्कुल ध्यान से देखें कि मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के बारे में। फिर भी एक रफ ग्राफ यहीं बनाकर मैं थोड़ा समझाऊंगा, बाकी डिटेल में ग्राफ के पेपर पर आपको समझाऊंगा थोड़ी देर बाद। तो दो तरह के बनेंगे, एक बनेगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विद हिस्टोग्राम, एक बनेगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विदाउट हिस्टोग्राम। मतलब क्या है कि जब भी हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाएंगे तो या तो क्वेश्चन में लिखा हुआ होता है या फिर हम खुद से ही अपने आप भी इसका फैसला कर सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हमको हिस्टोग्राम के साथ बनाना है या फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हमको हिस्टोग्राम के अलग बनाना है। उससे मतलब फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम का इसमें रोल ही नहीं है। एक्चुअल में क्या है कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जो बनता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जो बनता है ना, वो हिस्टोग्राम के ऊपर ही बनता है। मतलब पहले हम लोग हिस्टोग्राम बनाएंगे और हिस्टोग्राम बनाने के बाद वहीं पर हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाएंगे। दूसरा तरीका भी है एक और कि आप हिस्टोग्राम को बीच में लाओ ही मत, सिर्फ और सिर्फ एक फ्रेश फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ही बनाओ। तो करना क्या है कि पहले मैं बताता हूँ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विद हिस्टोग्राम। तो जैसे कि हमको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विद हिस्टोग्राम बनाना है, तो जो भी डाटा हमको दिया हुआ मिलता है क्वेश्चन में, फिलहाल तो हम केवल एक रफ आइडिया ले रहे हैं ना, तो पहले उस डाटा को देखते हुए हम हिस्टोग्राम बना देंगे। मान लीजिएगा हमने ये हिस्टोग्राम कुछ इस तरह से बना दिया, ठीक। ये हमने कुछ जो डाटा दिया हुआ था उसको देखते हुए उस डाटा से हमने ये हिस्टोग्राम इस तरह से बना दिया, ठीक है। हिस्टोग्राम जो मैंने आपको ये बताया था कि विदाउट गैप के रेक्टेंगल बनाते हैं। तो कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विद हिस्टोग्राम। तो अगर आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विद हिस्टोग्राम वाला बनाना है तो पहले आप हिस्टोग्राम बना लें, बहुत आराम से बना लेगा। उसके बाद क्या लिखते हैं, इट इज ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द रेस्पेक्टिव टाइप्स ऑफ रेक्टेंगल इन हिस्टोग्राम। मतलब इन हिस्टोग्राम में जो क्या कहते हैं कि ये रेक्टेंगल आए हैं, रेक्टेंगल जो आए हैं, इनके जो मिड पॉइंट्स हैं इनको पहले आप पॉइंट्स कर लोगे। मिड पॉइंट्स को ऐसे हम वो कर लेंगे, पहले निशान लगा लेंगे मिड पॉइंट पर। हिस्टोग्राम के रेक्टेंगल का जो टॉप वाला लाइन है, इस टॉप वाली लाइन के मिड पॉइंट को मार्क करके एक स्केल लेंगे और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से इनको ज्वाइन कर देंगे। इस तरीके से स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से इनको क्या कर देंगे, हम इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। बस ये ज्वाइन करने के बाद हमारा हिस्टोग्राम रेडी हो गया। ये लिखा हुआ है इट इज ए ऑब्टेन बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द रेस्पेक्टिव टाइप्स ऑफ रेक्टेंगल इन हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम बनाने के बाद सिर्फ इतना करना है, जो भी
रेक्टेंगल्स की मिड टॉप वाले मिड पॉइंट्स हैं उनको एक लाइन सेगमेंट से ज्वाइन कर देंगे। लेकिन ये कंप्लीट नहीं हुआ। कई बच्चे, और कई नहीं बहुत सारे बच्चे, मेजर ऑफ द स्टूडेंट्स इसी को मान लेते हैं कि हमारा हिस्टोग्राम पूरा हो गया है। ठीक है, लेकिन ये पूरा नहीं हुआ है क्योंकि ये भी क्लोज नहीं हुआ, तो इसको ना अभी बंद भी करना पड़ेगा, क्लोज फिगर बनानी पड़ेगी हमको। तो ये इसको एंड कहाँ पे करें? कुछ बच्चे इसको यहीं पे एंड कर देते हैं इस पॉइंट पर कि इसको यहाँ पे ले आके हम यहाँ ले आएंगे, कुछ बच्चे यहाँ ले आएंगे, कुछ कहीं भी ले जाते हैं, किसको ठीक से नहीं पता चलता, बहुत ही कम बच्चों को पता है। तो टू कंप्लीट द पॉलीगन, इस पॉलीगन को कंप्लीट करने के लिए आपको करना क्या है? यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो ठीक लिखा हुआ है, पहले मैं वहाँ बता देता हूँ। आपको क्या करना है, जो भी ये जिस क्लास विड्थ पे हमने ली थी, मान लीजिए हमने 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 इस तरह से हमने ये ली थी। ठीक है, सपोज कर लेते हैं, वैसे तो मैं ग्राफ बनाऊंगा ही। आपको ना इसी क्लास विड्थ का एक इंटरवल आगे भी ले लेना है और एक पीछे भी ले लेना है। जब यहाँ पर 10 पीछे कितना होगा? -10, समझ रहे हैं ना? पीछे कितना होगा? -10। ये कितना है यहाँ पर? 0, ओरिजिन हो गया, तो ये हो गया -10। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को एंड कहाँ करेंगे, स्टार्ट कहाँ करेंगे? स्टार्ट कहाँ से होगा, एंड कहाँ पे होगा? तो जो दोनों एंड पॉइंट्स है, ये वाला एंड पॉइंट्स और ये वाला एंड पॉइंट्स, तो एक इंटरवल सेम विड्थ का आगे एक्सटेंड करेंगे और एक इंटरवल सेम विड्थ का पीछे एक्सटेंड करेंगे। और अब इन इंटरवल्स के जो मिड पॉइंट है, यहाँ पर इसको ऐसे लाकर ज्वाइन कर देंगे। ठीक, तो हिस्टोग्राम के ऊपर अगर बनाना है आपको, तो इस तरह से हम कुछ करके इसको बनाते हैं कि पहले हम रेक्टेंगल बनाएंगे, रेक्टेंगल के मिड पॉइंट्स को लाइन सेगमेंट से ज्वाइन कर देंगे और एक इंटरवल पीछे लेंगे सेम विड्थ का, एक इंटरवल आगे लेंगे और उनके मिड पॉइंट्स को भी हम ज्वाइन कर देंगे। ये लिखा हुआ है यहाँ पे जो मैंने बताया कि द मिड पॉइंट्स ऑफ ईच एंड, दोनों एंड पर जो हम इंटरवल लेंगे, जो मिड पॉइंट्स हैं, ज्वाइन टू द इमीडिएटली उनको ज्वाइन करेंगे लोअर और हायर मिड पॉइंट्स ऑफ प्रीसीडिंग एंड सक्सीडिंग क्लास। प्रीसीडिंग क्लास और सक्सीडिंग क्लास में सेम विड्थ का इंटरवल लेकर उसको हम मिड पॉइंट पर ज्वाइन कर देंगे, क्लास एट जीरो फ्रीक्वेंसी। जीरो फ्रीक्वेंसी मतलब क्योंकि हमने यहाँ पर जो ये ज्वाइन किया है 0 पे, यहाँ भी 0 है y की वैल्यू और यहाँ भी 0 है y की वैल्यू, क्योंकि बाकी y की वैल्यू यहाँ पर है ना y एक्सिस पर। तो इस तरह बनाएंगे हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विद हिस्टोग्राम वाला। ठीक, नोट कर लो उसको रब करूंगा अभी यहाँ से। फिर बताता हूँ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विदाउट हिस्टोग्राम। अगर आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विदाउट हिस्टोग्राम बनाना है तो फिर तो आपको कुछ नहीं करना, क्लास मार्क फाइंड कर लेना। पहले क्या कर लेना? क्लास मार्क फाइंड कर लेना। क्लास मार्क कैसे फाइंड करते हैं? फॉर्मूला मैंने आपको पहले बताया हुआ है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। किसी भी क्लास से इंटरवल के जो अपर लिमिट है और जो लोअर लिमिट है उनको प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्लास मार्क निकल के आ जाएगा। क्लास मार्क आने के बाद अब हम ना, जब तुम्हारे पास क्लास मार्क निकल के आ जाएगा तो क्या करोगे? मान लो ये क्लास इंटरवल है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, सपोज दैट ये क्लास मार्क है मेरे पास। तो क्या कहा हमने? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विदाउट हिस्टोग्राम वाले फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के लिए, फॉर दिस, इसके लिए वी रिक्वायर द मिड पॉइंट्स ऑफ द क्लास मार्क इंटरवल आर कॉल्ड क्लास मार्क। ठीक है, क्या करेंगे इसके लिए? जितने भी क्लास इंटरवल है सबके क्लास मार्क फाइंड कर लेंगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2। तो कितना होगा क्लास मार्क? 5, इसका 15, इसका 25, इसका 35, इसका 45। अरे फॉर्मूला लगाया ना क्लास मार्क के लिए। और इस बार हम डायरेक्ट क्लास मार्क को ही एक्सेस पर शो करेंगे, डायरेक्ट क्लास मार्क को शो करेंगे हम। 5, 15, 25, 35 और 45। अगर आपको विदाउट हिस्टोग्राम बनाना है तो आपको पहले जितने भी क्लास मार्क हैं, जितने भी क्लास इंटरवल्स हैं, इन सभी क्लास इंटरवल्स का क्लास मार्क फाइंड करोगे और क्लास मार्क फाइंड करने के बाद एक्सिस पर क्लास मार्क को ही आप शो कर दोगे। टू ड्रॉ द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ओनली फर्स्ट रिप्रेजेंट क्लास मार्क ऑन एक्स एक्सिस। पहले रिप्रेजेंट करोगे क्लास मार्क को ऑन एक्स एक्सिस पर एंड कोरस्पोंडिंग फ्रीक्वेंसी ऑन द वाई एक्सिस। फ्रीक्वेंसी मान लीजिए हमने इसका इंटरवल ये लिया है 2, 4, 6, 8, 10 और 5 मान लो 2 है, 15 पर 4 है, 25 पर मान लो कि 5 है, कुछ इस तरह से जहाँ भी आएगा। और अब इनको भी हम लाइन सेगमेंट से ज्वाइन कर देंगे। ठीक, इनको ज्वाइन करने के बाद फिर से वही काम करेंगे, सेम विड्थ का, ये कितनी विड्थ है यहाँ से यहाँ तक की 5, तो सेम विड्थ का एक इंटरवल पीछे लेंगे और सेम विड्थ का एक इंटरवल आगे लेंगे और उनके मिड पॉइंट्स को ऐसे हम यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे। ये एक रफी स्केच है, ये पूरी तरह ठीक नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ।
मैं जब ग्राफ पे आपको कराऊंगा कॉपी पर क्वेश्चन सोल्व करूंगा तभी समझ में आएगा ठीक से। आपको ये एक्यूरेट फिगर नहीं है, कभी आप कहना लोगे कि ये ठीक है कि नहीं, ठीक नहीं है। ठीक, ये तो मैंने आपको बताया है कि क्लास मार्क कि विदाउट हिस्टोग्राम वाले केस में पहले क्लास मार्क को ही शो करेंगे हम। ठीक है, तो क्या लिखा है कि टू ड्रॉ द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ओनली, मतलब ओनली फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का बनाना है तो फर्स्ट रिप्रेजेंट क्लास मार्क ऑन द एक्स एक्सिस, पहले क्लास मार्क को एक्स एक्सिस पर शो कर लेंगे एंड कोरस्पोंडिंग फ्रीक्वेंसी ऑन द वाई एक्सिस, देन प्लॉट द कोरस्पोंडिंग पॉइंट, फिर कोरस्पोंडिंग पॉइंट को प्लॉट कर ज्वाइन कर देंगे बाय द लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट से उनको हम ज्वाइन कर देंगे और हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनकर रेडी हो जाएगा। बिल्कुल मोर एक्यूरेसी से और अच्छी तरह समझना है तो समझेंगे ही। वैसे तो हम थोड़ी देर में एक्सरसाइज शुरू करेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको सब कुछ ग्राफ पे बताने वाला हूँ, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक, तो अब हमारे पास हिस्टोग्राम, बार ग्राफ और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अब हम शुरू कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस। बस उससे पहले एक चीज़ और समझ लेते हैं थोड़ी सी। क्वेश्चंस को शुरू करने से पहले एक बात और समझनी पड़ेगी हमको थोड़ी सी। अभी जाना मत कहीं, 2 मिनट की बात हो रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जल्दी से कोई आपको बताएगा भी नहीं, इतनी भी मैं गारंटी कह सकता हूँ। खासकर स्कूल्स में तो कोई नहीं बताएगा, बहुत ही कम। एक्चुअली होता क्या है कि टीचर्स को हम ये नहीं कहेंगे कि पता नहीं होता है, पता होता है, लेकिन कभी कभी ना टाइम की वजह से और क्या कहते हैं कि थोड़ा कुछ वर्कलोड की वजह से या किसी और भी वजह से इन छोटी छोटी चीज़ों को बताना टीचर जरूरी नहीं समझते हैं कि बच्चे खुद से कर लेंगे अपने आप। मान लो कुछ मतलब एज्यूम कर लेते हैं ऐसा, कई बार उनको लगता है कि भाई ये तो कोई छोटी सी बात है, बच्चे इसको अपने आप कर सकते हैं। बल्कि आजकल तो बच्चे थोड़े एडवांस हो भी गए हैं, कर भी लेते हैं। इस वजह से टीचर से उनको बताना जरूरी नहीं समझते, लेकिन एज ए टीचर मेरे ये जिम्मेदारी बन जाती है कि मैं आपको ठीक से बताऊं। ठीक, देखो एक बात समझते हैं तो बोलते हैं किंक, KINK, किंक और जैग्ड लाइन। किंक और जैग्ड लाइन ये क्या होती है, इसको हम ग्राफ में कब यूज करेंगे, क्यों यूज करेंगे, क्या मतलब इसका है, आइए देखते हैं। कभी कभी क्या होगा ना, क्वेश्चन मिलेगा आपको ऐसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। जब हम इस चीज को एक्स एक्सिस पर शो करेंगे तो बहुत ध्यान से देखो, 0 to 10 मान लो ग्राफ पेज है मेरे पास, तो 0 यहाँ लूंगा मैं, 1 सेंटीमीटर के ब्लॉक के बाद 10, फिर 1 सेंटीमीटर के ब्लॉक के बाद 20, फिर 1 सेंटीमीटर के ब्लॉक के बाद 30, ऐसे ही 40, ऐसे ही 50। तो मुझको ये बताओ ये कितना इंटरवल है, 10 का, 10 10। सब यूनिफॉर्म है ना, सब इंटरवल सेम है ना, कोई बात नहीं। अब कभी कभी ऐसा भी होगा कि क्वेश्चन हमारा शुरू होगा ऐसे, क्वेश्चन हमारा शुरू होगा शुरू ही क्वेश्चन यहाँ से हो रहा है। मान लो क्वेश्चन इस तरह के आएंगे, आते हैं हमारी बुक में, क्वेश्चन ही हमारा शुरू यहाँ से होगा। भाई ये क्वेश्चन तो 0 से 10 से स्टार्ट था, एक क्वेश्चन शुरू ही यहाँ से हो रहा है। ठीक है, तो क्या हम ऐसा करें, कैसा कि 0, 140, 150, 160, 170 और 180 एंड सो ऑन, क्या हम ऐसा कर दें। ये कितना कितना इंटरवल है, 10 10 10 10, ये भी 10 का इंटरवल है क्या, ये कहाँ का इंसाफ है, ये भी 10 का इंटरवल है क्या भाई, ये तो 0 to 140 तो 140 का डिफरेंस हो गया ना। कुछ क्वेश्चन होंगे ऐसे जिनमें हमारा क्लास इंटरवल 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। किंक और जेड लाइन का मतलब इस क्वेश्चन से मेरा मतलब नहीं है, मेरा मतलब तो उन क्वेश्चन से है जो 0 से स्टार्ट नहीं होते हैं। तो फिलहाल हम इसको यहाँ से हटाते हैं, हम समझा रहे हैं आपको ये वाली बातें। ठीक, इसको हटाओ। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, अगर आपने इन क्वेश्चन का ग्राफ ऐसे बना दिया, ध्यान सुनना मेरी बात, अगर आपने इस तरह के क्वेश्चन का ग्राफ ऐसे बना दिया तो एग्जामिनर रेड पेन निकाल के इसको ऐसे काट देगा, चाहे आपने कुछ भी किया हो आगे, और नंबर 0 कर दिए जाएंगे आपके, क्योंकि ये पूरी तरह से गलत है, पूरी तरह से ये गलत है। दिस इज वेरी रॉन्ग, बिल्कुल खत्म। ये कटेगा आपका क्वेश्चन। सिर्फ किस वजह से कटेगा क्वेश्चन कि आपने इसमें किंक नहीं लगाया, आपने इसमें जेड लाइन नहीं लगाई। अब जेड लाइन मतलब क्या होता है, जब हमारा क्लास इंटरवल 0 से शुरू नहीं होता तो जो हमारे ग्राफ के पेपर पर जो पहला ब्लॉक होगा, जो हमारा ग्राफ के पेपर पर जैसे होता है ना, एक ब्लॉक बनाते हैं जैसे हम लोग, वैसे मैं आपको ग्राफ में बताऊंगा अभी, और इस वीडियो में बताऊंगा अभी यहीं, अब से सिर्फ 2 मिनट बाद। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर अगला 1 2 3 4 5 7, फिर एक ग्राफ लाइन आएगी, इस तरह से आती है ना।
तो जो पहला ब्लॉक है ना आपका, इसको आपको छोड़ना है किंग बना के। किंग मतलब ये इस तरह जिगजैग बना के, इस तरह का, सिर्फ पहले ब्लॉक को, सिर्फ पहले ब्लॉक को, जो ये पहला ब्लॉक होगा आपका इसमें करना है आपको, पहले ब्लॉक में इस तरह से, पहले ब्लॉक पे करना है इस तरह से आपको। बाकी फिर आगे आपको कंटिन्यूस रखना है 140, 150, 160, 170, 180। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, आइए देखते हैं। इसका क्या मतलब है, किंग और जेड लाइन। नंबर 1, दिस लाइन इज कॉल्ड जेड लाइन। जिस लाइन मैंने बनाई है इसको बोलते हैं दिस लाइन कॉल्ड जेड लाइन, या फिर किंग, किंग कह सकते हैं, जेड लाइन कह सकते हैं। दूसरा, इट हैज बीन यूज्ड अलोंग एक्स एक्सिस। इसको हमेशा एक्स एक्सिस के अलोंग हम लोग यूज करते हैं। चलो, इफ इंडिकेट इट इंडिकेट दैट वी आर नॉट शोइंग द नंबर। इसका मतलब क्या है कि हम इन नंबर्स को शो नहीं कर रहे हैं। कौन से नंबर्स को नहीं शो कर रहे हैं, 0 से लेकर जो 140 तक के जो नंबर को हम शो नहीं कर रहे हैं, वे नंबर हैं यहाँ पर। इसका मतलब ये है कि ये नंबर यहाँ पर हैं, बस हम इनको शो नहीं कर रहे हैं। ये मतलब खाली ये नंबर है यहाँ पर। जो हम पहले वाला अपने केस बनाया था जिसमें हमने यहाँ पर किंग नहीं लगाया था, इसका मतलब क्या है कि नंबर हमने लिए ही नहीं। अब पता क्या सेंस बनती है, हमने नंबर लिए ही नहीं है, ऐसा तो नहीं होगा ना। इसका मतलब यह है कि नंबर तो है, हम उनको यहाँ पर शो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमको शो करने बैठ गए ना यहाँ पर, तो भैया ग्राफ के पेपर पर आप इतना कहाँ से लाओगे। ग्राफ के पेपर पर 0 से 140 तक खाली छोड़ने के लिए आपके पास पेपर इतना बड़ा तो नहीं होता ना हमारे पास इन जनरल। तो उसके लिए हम यहाँ पर किंग लगा देते हैं पहले ब्लॉक पे, केवल पहले ब्लॉक पर केवल। इसका मतलब होता है कि यहाँ पर हमने इन नंबर को शो नहीं किया है। इट इंडिकेट दैट वी आर नॉट शोइंग द नंबर इन दिस ग्रुप, सॉरी इन दिस ग्राफ, हेयर इज नॉट शोइंग द नंबर बिटवीन 0 to 140। यहाँ पर इस ग्राफ में हमने हेयर इज नॉट शोइंग द नंबर बिटवीन 0 to 140। ठीक, आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं अभी यहीं पर। ये मेरे पास ग्राफ का पेपर है, ठीक, ये क्या है मेरे पास, ग्राफ का पेपर, कोई बात तो नहीं, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पर, ये मेरे को, ये तो मैंने एग्जाम्पल खैर 140 वाला लिया है। अगर हम इसको इस तरह से कर दें कि ये नंबर मान लीजिए, सपोज दैट ये ठीक था, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके अकॉर्डिंग चलते हैं हम। मान लो कि 100 से स्टार्ट कर रहे हैं, 100, 110, 120, 130, 140, ठीक। तो अब हम इस 100 के अकॉर्डिंग बात करेंगे इन दिस ग्राफ। इस ग्राफ में हियर इज नॉट शोइंग द नंबर बिटवीन 0 to 100। देखो यहाँ पर, देखो ध्यान से जरा, ये दिखाई दे रहा होगा ना आपको। तो हमने इसमें क्या किया, यहाँ पर 0 से लेके और 100 तक जो पहला ब्लॉक है, इस पहले ब्लॉक को बहुत ध्यान से देख लो। इस पहले ब्लॉक को हमने शो नहीं किया, इसमें 0 से लेके 100 तक के नंबर्स हैं, हमने इस किंग में को डाल दिए और आगे फिर कंटिन्यू से लेके चले हैं 100, 110, 120 और फिर कंटिन्यू। इसका मतलब ये है कि इस पहले ब्लॉक के अंदर 0 से लेकर 100 तक के नंबर्स हैं, सिर्फ हम शो नहीं कर रहे हैं। कैसे हैं ये भी देखते हैं एक बार। जब हमने इस ग्राफ को बनाया, ध्यान से देखो जरा, बहुत ध्यान से इस पेपर को देखो जरा, हमको ये वाला ग्राफ बनाना है। तो हमने पहले क्या किया, यहाँ पर क्या किया, यहाँ मैंने 0 लिया, और क्योंकि मेरा ग्राफ स्टार्ट कहाँ से है, 100 से 110, शुरू ही 100 से हो रहा है, जैसे उस तरह से शुरू ही 100 से हो रहा है। तो 100 से 110, 110 से 120, 120 से 130, तो शुरू तो ये 100 पे जाके होगा ना। तो क्या हम, अगर हम ग्राफ को यहाँ से बनाएंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चनों में ये बड़े भी होंगे, हो सकते हैं 1000 से शुरू हो, तो क्या हम 1000 तक तो हम काउंट नहीं कर पाएंगे यहाँ पर। तो हमने ये कहा कि यहाँ से लेके यहाँ तक सब नंबर हैं, और हमने उनको ना इस तरह से, देखो इस जिसमें मैं कर रहा हूँ, इस तरह कर दिया। अब वो चीज़ बन गई ना, इन सब नंबर्स को हमने किंग में डाल के इस तरह से, जिससे मैंने इसको फोल्ड किया ना अभी देखो मैं इसको वहीं ले आया जाके तुरंत, समझ रहे हैं, इस तरह से मोड़ तोड़ के इसको हम वहीं पर ले आए। पहले पूरा कागज था ना, उसको जो ये इस तरह किया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि हमने ग्राफ पर सब नंबर तो लिए मगर हमने इसको इस तरह किया कागज को, फिर इसको हमने इस तरह मोड़ा, इस तरह से कर करके हम इसको वहीं का वहीं, एक और रह गया अभी, तो इस तरह करा, अरे हो जाओ भैया, और फिर इसको हमने इस तरह से किया, और देखो वहीं इसको हम ले आए। ये मतलब है किंग का, ठीक ठीक दिख रहा है ना कैमरे में, ठीक से, बिल्कुल ठीक। ये हमने इसको किंग बोलते हैं कि इस पूरे कागज पर नंबर तो हमने यहाँ से यहाँ तक 0 से लेकर 100 तक लिए थे, 0 से लेकर नंबर तो हमने यहाँ पर 100 तक लिए थे, मगर हुआ क्या है कि इसमें दिख रहा है ना, इसमें हमने इन सब नंबर को क्या कहते हैं, खपा दिया, एडजस्ट कर दिया, सब नंबर को हमने यहीं कहीं
इस तरह से किंग बोलते हैं उसको, जैगड लाइन। इसका मतलब यह क्या है कि नंबर तो सारे हैं बस शो नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो मुझे लगता है कि सबको समझ में आ गया होगा किंग का मतलब क्या होता है, जैगड लाइन क्यों लगाते हैं, क्योंकि हम ग्राफ को 100 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये जो अब इंटरवल है 0 to 100, देखने में तो ये इसके इक्वल लग रहा है मगर इसके इक्वल ये है नहीं, ये सब नंबर इसके बीच में आ गए हैं। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको भी तुरंत। और बस इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं काम, और फिर हम अब शुरू करेंगे अपनी एक्सरसाइज और कुछ एग्जाम्पल्स। ठीक है, इसमें कोई बात समझ में ना आई हो तो मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को सभी को शेयर कर दें। थैंक यू।